आज का हमारा लेक्चर है विश्व में जनसंख्या घनत्व। इससे पहले हमने भारत में जनसंख्या के घनत्व का वर्णन किया, उसमें जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनका वर्णन किया। आज हम विश्व में जनसंख्या घनत्व के कौन कौन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं तथा विश्व में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने के लिए वही कारक होते हैं, सिर्फ जो है हमारे एग्जाम्पल बदल जाते हैं, कुछ भी नहीं है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इंडिया का होगा तो हमें भारत के एग्जाम्पल देने होंगे, विश्व में अगर जनसंख्या घनत्व होगा तो विश्व के एग्जाम्पल देने होंगे। और बीएससी ऑनर्स में भी ये सिलेबस आ गया, इसलिए ज्योग्राफी के साथ साथ हमारे ऑनर्स के बच्चे भी इसको आसानी से समझ पाएंगे। यहां हम देखते हैं सबसे पहला है कि जनसंख्या के घनत्व, मैं 5 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूं और आगे फिर जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले हम इंडिया के क्षेत्र में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से इसके वर्णन करना चाहूंगा। यहां देखेंगे जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं हमारे प्राकृतिक कारक बताए थे मैंने, इसमें भौतिक कारक कहेंगे, इसमें है धरातल, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज पदार्थ। अब इनका ले लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि भौतिक कारक में कौन से कारक हैं। इसमें धरातल देते हैं। पूरे विश्व की बात करें तो हमारे सारे विश्व में धरातल बराबर नहीं है, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि जो क्षेत्र पहाड़ी है वहां जनसंख्या घनत्व कम होता है, जैसे रॉकीज और एंडीज है। विश्व के पर्वत हैं उसमें रॉकीज और एंडीज हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश हैं, यह हमारा भारत का उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि धरातल उबड़ खाबड़ है, अन्य सुविधाएं नहीं होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके विपरीत ऐसे क्षेत्र जहां समतल भाग होता है वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। विश्व की बात करें हम तो विश्व में हम देखते हैं जो भी सभ्यताएं पनपी वो नदी घाटियों में पनपी, और नदी घाटियों का मतलब है समतल भाग। जैसे हमारा भारत का लेते हैं एग्जांपल, गंगा का मैदान, सतलुज का मैदान, यमुना का मैदान, ये सारा मैदानी भाग है, सिंधु का मैदान, ये सारे क्या है समतल भाग है। और इसी इनको सिंधु घाटी की सभ्यता का मतलब क्या है, आज जो नदी चल रही है सिंधु घाटी, सिंधु नदी है वो पहले भी थी आज भी है, और उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती थी। इसी प्रकार से हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो है सभ्यताएं पनपी, जहां पर नील नदी की घाटी की सभ्यताएं पनपी, मिसिसिपी की घाटी है, राइन नदी है। तो वर्ल्ड के एग्जांपल हम लेंगे और उसमें देखेंगे कि जहां पर जो नदियां चलती हैं वहां पर उपजाऊ मिट्टी भी होती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से जलवायु की बात करें तो हम देखेंगे कि ध्रुवों जलवायु में भी, जैसे ध्रुव के क्षेत्र हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम पाया जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। दूसरी प्रकार से हमारी जनसंख्या वहां भी ज्यादा पाई जाएगी जहां जलवायु बहुत ही गर्म होती है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसी प्रकार से मिट्टी का मतलब है कि उपजाऊ मिट्टी जहां पर होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, और हमें नदी घाटियां जो अभी क्षेत्र बताए उनमें उपजाऊ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार से वनस्पति है, हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी है वो नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी ऑलरेडी जो है गंगा हो, सतलुज हो, मिसिसिपी हो या अन्य नदियां हो, इनमें पानी बढ़िया होता है, पीने के लिए पानी होता है, खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार मिट्टी है फर्टाइल है, और मिनरल्स, ऐसे प्रदेश जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ रॉकीज पर्वत है हमारे, यहाँ पर जो है एंडीज हैं जहां पर भी मिनरल पाए जाते हैं वहां पर, यह हमारा खेतड़ी के अंदर तांबा के क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं लेकिन वहां पर जो है हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जनसंख्या वहां पर पाई जाती है सिर्फ मिनरल्स के कारण से। इसी प्रकार से हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फैक्टर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये सारे फैक्टर्स अब ये हमने डिस्कस कर लिए थे, फिर भी एक बार देखते हैं। एग्रीकल्चर, स्पष्ट है कि जहां पर बढ़िया एग्रीकल्चर होती है वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। पंजाब हरियाणा के अंदर देखेंगे या हमारे एशिया के जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हैं, साउथ ईस्ट क्षेत्र हैं, जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा है वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि
लगभग हमारी 70% जनसंख्या हमारे देश में ही कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए जनसंख्या कृषि के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अच्छी कृषि होगी, जनसंख्या अधिक होगी। जहां पर कृषि ही नहीं होगी, वहां जनसंख्या कम होगी। जैसे थार मरुस्थल है, सारा मरुस्थल है, या एटेगामा मरुस्थल है, या अन्य क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, जहां पर कृषि उन्नत स्थिति में नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे स्थानों के अंदर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात करें, जहां पर आवागमन के साधन है बढ़िया, वहां पर परिवहन के साधन है, वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे हमारे रशिया के अंदर की बात करते हैं, तो साइबेरिया क्षेत्र है, वहां पहले जनसंख्या नहीं थी, लेकिन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइंस बनने से, आवागमन के साधन होने से वहां पर जनसंख्या बढ़ गई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं भूमध्य क्षेत्रों में विरल जनसंख्या क्यों पाई जाती है, कम पाई जाती है, कारण क्या है, वहां पर आवागमन के साधन नहीं है, फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं। इसी प्रकार से महान झीलों का क्षेत्र जो हमारे यूएसए के अंदर है, ग्रेट लेक्स रीजन है, वहां पर भी आवागमन के साधन होने का, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने के कारण से इजीली ट्रांसपोर्ट, हमारा कॉमर्स और व्यापार भी किया जाता है, मानव भी व्यापार कर सकते हैं, और जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से जहां पर जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के जो अवसर हैं वो नगरों में पाए जाते हैं, गाँव में कम पाए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ जो भी क्षेत्र हैं, अब हमारे देश के अंदर या हरियाणा के अंदर जो हमारे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जहां पर कृषि की बजाय अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार के सिस्टम है वो कृषि को छोड़ करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो उसमें रोजगार के अवसर ज्यादा पाए जाएंगे। यही कारण है कि जहां पर हमारा यूरोप हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, कहीं पर भी जहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, वहां पर जनसंख्या रोजगार के लिए आती है। इसी प्रकार से पॉलिटिकल रीजन्स भी है, राजनीतिक कारक भी है। राजनीतिक कारक भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे राजनीतिक कारक में चाइना के अंदर जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण से उन्होंने अपना पॉलिसी बना ली, राजनीतिक नीतियों के कारण से, यानी सरकारी नीतियों के कारण से, कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी करेंगे, तो जनसंख्या ज्यादा होने से, वन चाइल्ड होने से पॉलिसी बना दी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा करेगा, बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वहां जनसंख्या अधिक होने से पॉलिसी बनाई थी। लेकिन रशिया जैसे देश में जनसंख्या ऑलरेडी कम है, तो वो ज्यादा बच्चों पर बढ़ावा देते हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, इससे ऊपर हो तो उनको अवार्ड मिलेगा, लेकिन कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, ताकि हमारी जनसंख्या मेंटेन रहे, अन्यथा जनसंख्या बहुत ही कम हो जाएगी। इसी प्रकार के अन्य कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर जनसंख्या ऑलरेडी कम है, तो वो जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लागू करते हैं। इसी प्रकार से इंडिया की बात है, तो इंडिया में ज्यादा जनसंख्या था, बता करके, पब्लिक को अवेयर करके, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए उनको कहते हैं कि भाई दो से ज्यादा संतान होगी तो हमारे पंचों और सरपंचों के अंदर जो है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, इसलिए जनसंख्या कम करने के लिए अपने उपाय किए गए। अब हम देखते हैं कहां पर जनसंख्या का घनत्व कम है और कहां पर जनसंख्या ज्यादा है। देखिए, अब है डेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। संसार में हम 3 भागों में, सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। बहुत ही कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, और तीसरा है अधिक घनत्व जनसंख्या वाले, घनत्व के क्षेत्र। अब यहां पहला ही हम लेंगे विरल जनसंख्या वाले या जनविहीन क्षेत्र। अब यहां देखें, जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम होती, 1 से लेकर के 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या होती है, तो वहां विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। या हम कहेंगे जहां पर 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, वहां पर जो है जनसंख्या, उसको हम कहेंगे विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। अब यहां देखिए, यहां इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या कम है, तो इसके 3 है पॉइंट। रीजन्स ऑफ स्पेस, यहां हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जनसंख्या ऑलरेडी स्पष्ट है कि जहां बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस, ज्यादा उष्ण होंगी या डेजर्टेड एरिया होंगे, हॉट रीजन्स होंगे वर्ल्ड के, उन क्षेत्रों को निकाल दीजिए। दूसरा है बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, उनको निकाल दीजिए। तीसरे है जहां पर हमारा इक्वेटोरियल रीजन्स है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उनको क्षेत्र में निकाल दीजिए। यहां पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। नक्शे के द्वारा इसको आराम से देख सकते हो, जहां पर जनसंख्या ऑलरेडी, ऐसे क्षेत्र हैं, कई तो खाली क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या 1 से 2 ही होती। जैसे अब ये देखिए, यहां पर हम देखते हैं, यहां अब ये देखिए,
अब यहां देखेंगे जनसंख्या का, तो आप डेजर्ट एरिया निकाल दीजिए पहले, तो जहां जनसंख्या 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है सहारा मरुस्थल। ये मरुस्थलीय क्षेत्र निकाल दीजिए। ये है अरब के मरुस्थल, ये निकाल दीजिए। भारत का थार मरुस्थल, ये अरब वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहां पर निकाल दीजिए ग्रेट सैंडी गिब्सन, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को निकाल दीजिए। यहां पर सोमाली, ये क्षेत्र निकाल दीजिए, डेजर्ट एरिया। यहां पर जो है कालाहारी क्षेत्र निकाल दीजिए, और इधर जो है सोनोरेन मरुस्थल निकाल दीजिए, गर्म क्षेत्र को निकाल दिए, और ये ऊपर वाला है ग्रेट बेसिन। तो अब जो है इसके अलावा भी जो क्षेत्र, ये तो गर्म क्षेत्र है, यहाँ ऑलरेडी जनसंख्या कम पाई जाती, क्योंकि पानी की कमी है, खेती बहुत कम होती है। इसके अलावा जो क्षेत्र ऊंचे हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ये है, इसके अलावा ये एंडीज पर्वत है, ये पर्वतमालाएं हैं। यहाँ ऊंचाई होने के साथ साथ यहाँ ठंडा क्षेत्र भी पाया जाता है। इसी के अलावा ये क्षेत्र हमारे 80 डिग्री सेल्सियस ऊपर, कनाडा से उत्तरी कनाडा बोल लीजिए, ये क्षेत्र, प्लस में ग्रीनलैंड, उत्तरी नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा वाले क्षेत्र जो ठंडे क्षेत्र हैं ये। और इसके अलावा इसे टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, एक ये ठंडा है। और इसके अलावा जो साइबेरिया वाले क्षेत्र हैं ठंडे ऊपर, ये सारे, इन क्षेत्रों को अगर हम लगा देते हैं तो इनको आप देखिए, ये क्षेत्र है ठंडे, यहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। कारण क्या है कि ऑलरेडी बर्फ जमी रहती 24 घंटे, तो कौन ऐसे क्षेत्र में रहेगा, ऑलरेडी जो पहले रह रहे वही लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इन क्षेत्रों को आप निकालेंगे। पहाड़ी इलाके को निकाल दीजिए, हमारे ये आपका हिमालय रीजन निकाल दीजिए, पर्वतीय क्षेत्र निकालो, तो यहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। अब आ जाइए दूसरा, इसके अलावा हम देखेंगे मीडियम पॉपुलेशन रीजन्स, जहां जनसंख्या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहती है। यहां कौन कौन से रीजन है इसमें? एशिया, यहां हम ले लेते हैं देखिए भाई, यहां पर जो है आप ले लेंगे मीडियम पॉपुलेशन है एशिया के, वेस्टर्न चाइना, ये मीडियम है हमारा, वेस्टर्न चाइना, साउथ इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ इंडिया, म्यांमार क्षेत्र। इसके अलावा यूरोप में नॉर्थ यूरोप, ये नॉर्थ यूरोप ले लीजिए आप, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, नॉर्थ वेस्टर्न रशिया, नॉर्थ वेस्टर्न रशिया, ये ले लीजिए। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए, ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए। इसके अलावा साउदर्न हेमिस्फेयर के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कोस्टल रीजन्स, ये क्षेत्र, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और हमारा कोस्टल रीजन्स, ये हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल रीजन। इनमें मीडियम जनसंख्या पाई जाती है। कारण क्या है? ये न अधिक ज्यादा सुविधा है, न अधिक कम सुविधा है, मीडियम प्रकार की सुविधा यहां पर पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या भी वहां पर मीडियम ही पाई जाती है। और अब जो है इसके अलावा हमारा जो तीसरा है, रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, उनके कारण है। यहां हम देखेंगे इसमें हाई जनसंख्या के रीजन ले लीजिए, ये देखिए, इसमें है मॉनसून एशिया, साउथ ईस्ट चाइना, इंडिया, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर। ये देखिए आप, ये सारा क्षेत्र जो है यहां बहुत अधिक जनसंख्या, जापान ऑलरेडी
ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कनाडा और यूएसए, और ये हमारा नील नदी की घाटी और इंडिया का भाग यहां। अब देखिए आप, इसके अंदर हम देखते हैं कि कारण क्या है इनके डेवलपमेंट, ज्यादा जनसंख्या घनत्व। सबसे बड़ा कारण क्या है, यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण से ये क्षेत्र बहुत ही विकसित पाए जाते हैं। यहां पर एग्रीकल्चर है, जैसे इंडिया, मानसून इंडिया है, ये सारा सारा आ गया आपका हमारा चाइना से लेकर, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, इसमें ये क्षेत्र को ले सकते हैं सारा मानसून एशिया का। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, वो मानसून के कारण से समय पर बारिश आ जाती है और एग्रीकल्चर बेस है, तो जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे इंडिया है, चाइना है हमारा, तो इसमें जनसंख्या ऑलरेडी एग्रीकल्चर बेस ज्यादा है। इसके अलावा भी हमारा दूसरा है रिवर वैलीज, सूटेबल क्लाइमेट, क्रॉप प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ये सारे की सारी चीजें जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी, अर्बनाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा है। इसी प्रकार से वेस्टर्न यूरोप में तो माइनिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वेस्टर्न यूरोप है, इसमें माइनिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहां और थर्ड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा। अब ये तीसरा नंबर है, 30 नंबर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड यूएसए। यहां भी एक तो एक्सेसिबिलिटी है, आने जाने की सुविधाएं हैं। जैसे ये हमारा समुद्र है अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, तो इसलिए विदेशों से सारे जुड़ा हुआ, किसी भाग में भेजेंगे, कोई माल भेजेंगे तो हम आराम से मेडिटेरेनियन सी के द्वारा भी भेज सकते हैं। इंडिया में जाएगा तो ऐसे आएगा, और इस तरह से हम सामान भेज सकते हैं और अपना व्यापार भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी क्षेत्र में भेजना हो तो भेज सकते हैं, और इसी प्रकार से एक्सेसिबिलिटी होगी, प्लस में क्लाइमेट ठीक होगी, प्लस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके कारण से यहाँ जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। और यूएसए तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। अब हम देखते हैं सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, मैंने फिर बता दिया था, मानसून एशिया, साउथ ईस्ट चाइना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वेस्टर्न यूरोप में माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए एंड कनाडा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये सारी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इनमें जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आप इस प्रकार से आप इसके जनसंख्या के घनत्व का नक्शा तैयार दिखाएंगे, और उसके अंदर जो है आपका बढ़िया जो है आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, और उससे मार्क्स भी बढ़िया मिलेंगे। तो मैं समझ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।